स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुनर्मूल्यांकन यानी रिवैल्यूएशन। बच्चों, ये हमारे पिछले क्लास का टॉपिक है, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक जो है हमारा 12th अकाउंटेंसी का 4th चैप्टर, नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इसी चैप्टर का है बच्चों। पिछली क्लास में हमने इस टॉपिक को लिया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म की तमाम संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। ये देखा जाता है कि क्या संपत्तियां जो है उनका मूल्य बढ़ा है या घटा है, क्या दायित्व हमारे बढ़े हैं या घटे हैं, और इन सबका जो है दोबारा मूल्यांकन करने के पश्चात जो रिजल्ट आता है, जो हमें प्राप्त होता है, उससे हम किस प्रकार से जो है एंट्रीज करेंगे और किस प्रकार से जो पुनः मूल्यांकन खाता बनाएंगे, इसके बारे में मैंने बच्चों आपको पिछली कक्षा में समझाया है। तो बच्चों, आज हम इसी टॉपिक से एक कंप्लीट क्वेश्चन लेंगे, जिसमें कि आपको हम ये बनाना सिखाएंगे कि पुनः मूल्यांकन खाता कैसे बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट। तो ये तीनों जो खाते हैं, इन तीनों खातों को लेते हुए हम एक कंप्लीट क्वेश्चन लेंगे और इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करके देखेंगे। क्योंकि बच्चों, धीरे धीरे जब प्रश्न बड़ा होता जाता है तो हमारे कंफ्यूजन भी जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो बिल्कुल हमको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। हम धीरे धीरे एक एक मदों को, एक एक आइटम को समझते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो बच्चों, हमारा प्रश्न है, अ और ब साझेदार हैं जो क्रमशः 2:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 31 दिसंबर 2007 को उनका चिट्ठा निम्नलिखित है। चिट्ठा के दायित्व पक्ष में देखिए दिया हुआ है कि लेनदार 18,000 रुपए के हैं, देय बिल जो है वो 10,200 रुपए का है, और पूंजी खाते में अ की पूंजी जो है वो 17,000 रुपए दी हुई है और ब की पूंजी जो है वो 5,500 रुपए दी हुई है। इसी प्रकार बच्चों, संपत्ति पक्ष में आइए। यहाँ पर देखिए रोकड़ जो है वो 7,600 रुपए के दिए हुए हैं, देनदार 4,000 रुपए के हैं, स्टॉक जो है वो 6,000 रुपए का है, फर्नीचर 2,100 रुपए का है, संयंत्र जो है वो 18,000 रुपए के हैं, और भवन जो है वो 13,000 रुपए का दिया हुआ है। बच्चों, नीचे देखिए समायोजन में दिया हुआ है कि उन्होंने स को निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेश दिया। यहाँ पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिएगा कि पहला पॉइंट है, देखिए, स पूंजी के लिए 8,000 रुपए देगा तथा उसे फर्म के भावी लाभों में 1/5 हिस्सा मिलेगा। दूसरा बिंदु है कि स जो है 9,000 रुपए ख्याति के लाने में असमर्थ है, 9,000 रुपए में ख्याति खाता खोला जाएगा। बच्चों, तीसरा बिंदु दिया हुआ है, स्टॉक व फर्नीचर का मूल्य 10% से कम किया जाएगा एवं भवन को 18,000 रुपए से मूल्यांकित किया जाएगा। चौथा बिंदु है, अशोध्य ऋणों के लिए देनदारों पर 5% से संचय किया जाएगा। उपयुक्त सूचनाओं के आधार पर साझेदारों के भावी लाभ हानि अनुपात बताइए, साझेदारों के पुनर्मूल्यांकन खाता एवं पूंजी खाता खोलिए, और नवीनतम फर्म का चिट्ठा बनाइए। तो बच्चों, ये है हमारा प्रश्न जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न को आप देखिए और सबसे पहले ये समझते हैं कि इस प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया है। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जब नया साझेदार जब प्रवेश किया तो फर्म का जो लाभ हानि अनुपात परिवर्तन हुआ, उस नए लाभ हानि अनुपात की आपको गणना करनी है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और आपको नए फर्म का बैलेंस शीट भी बनाना है। तो इन सभी चीजों को हमको यहाँ पर प्रश्न में बनाना है। तो थोड़ा बड़ा प्रश्न है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम एक एक अकाउंट्स को हम यहाँ पर क्लियर करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, और किस अकाउंट में कौन से आइटम्स आने वाले हैं, सबसे पहले हम उस आइटम्स या उन मदों की एक वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं, जिससे कि हमको जो है अकाउंट्स बनाने में आसानी हो। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर समायोजन है उसमें ये दिया हुआ है कि नया साझेदार जो फर्म में प्रवेश किया, उसने 8,000 रुपए की जो पूंजी है वो फर्म में लेकर आया, और ये बोला गया कि 9,000 रुपए वो ख्याति की राशि जो है प्रीमियम के रूप में लाएगा, लेकिन वह जो है इस 9,000 रुपए को लाने में असमर्थ है। तो ये जो दो बिंदु है, इस पर जो है हम बाद में समायोजन करेंगे, वर्किंग नोट तैयार करेंगे दोनों के लिए। सबसे पहले हम
हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है उसका हम यहाँ पर वर्किंग नोट तैयार करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करेंगे इस प्रकार। और मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए एक छोटा सा नियम, एक छोटा सा ट्रिक आपको अपने माइंड में रखना है। वो ट्रिक ये है कि जब एसेट्स में कमी हो रही होगी, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है और जब पुनः मूल्यांकन होता है, सारे संपत्तियों और दायित्वों का जब मूल्यांकन किया जाता है दोबारा से, तो क्या रिजल्ट प्राप्त होता है? या तो संपत्ति का मूल्य घटेगा या तो संपत्ति का मूल्य बढ़ा हुआ मिलेगा। उसी प्रकार या तो दायित्व हमको कम मिलेंगे या तो दायित्व हमको बढ़े हुए मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमको क्या हमारा ट्रिक था? हमारा ट्रिक था कि हमारे डेबिट साइड में एसेट्स में अगर कमी हो रही हो और लायबिलिटीज अगर बढ़ रहे हो, यानी एसेट्स माइनस में और लायबिलिटीज प्लस में, तो वो आ जाएगा हमारे डेबिट साइड में। उसी प्रकार एसेट्स यानी यदि बढ़ रहे हो और लायबिलिटीज घट रही हो तो वो आ जाएगा हमारे क्रेडिट साइड में। तो ये इस छोटे से ट्रिक को आपको याद रखना है बच्चों। अगर इसको आप दूसरे वे में समझे तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो फर्म का जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, इसमें जो भी चीजें मतलब अगर लाभ हो रहा हो, अगर हमको संपत्तियों और दायित्वों के पुनः मूल्यांकन से अगर हमको प्राप्ति हो रही हो, हमको लाभ हो रहा हो, तो वो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में। और अगर संपत्तियों और दायित्वों से हमको पुनः मूल्यांकन के बाद हमको नुकसान हो रहा हो तो वो आ जाएगा हमारा डेबिट साइड में। मतलब सारी प्राप्तियां जो है वो क्रेडिट साइड में चली जाएंगी और नुकसान जो है वो हमारा डेबिट साइड में चला जाएगा। तो संपत्ति का मूल्य अगर घट रहा है तो मतलब नुकसान है, और दायित्व भी अगर हमारे बढ़ रहे हैं तो भी नुकसान है। तो ये दोनों आ जाएगा हमारा डेबिट साइड में। उसी प्रकार यदि एसेट्स जो है वो बढ़ रहा हो और लायबिलिटी जो हमारी कम हो रही हो, दायित्व कम हो रहा है, तो हमारा फायदा है, तो ये आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में। तो आप इस वे से भी इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न अनुसार सबसे पहले हमने वर्किंग नोट तैयार किया है। उस वर्किंग नोट को हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा तीसरा पॉइंट था जिसमें हमको ये बोला गया है कि स्टॉक और फर्नीचर ये दोनों संपत्तियों में जो है 10% की कमी आ रही है। तो हम देखते हैं कि हमारा स्टॉक चिट्ठे में कितना दिया था। हमारा स्टॉक दिया था बच्चों 6,000 रुपए का, जिसमें जो है 10% की जो है हमारी यहाँ पर कमी हो रही है। तो कितनी कमी हो रही है? 600 रुपए। तो ये है हमारा संपत्ति और संपत्ति में हो रही है कमी, यानी एसेट्स घट रहे हैं, तो कहाँ जाएगा ये? डेबिट साइड में। उसी प्रकार फर्नीचर जो है वो हमारे कितने के हो रहे हैं? 2100 के। 2100 के फर्नीचर में 10% की कमी हो रही है, यानी 210 रुपए की कमी हो रही है। तो ये जो दोनों अमाउंट है ये हमारा आ जाएगा डेबिट साइड में। अब देखिए भवन के बारे में ये दिया हुआ है कि भवन जो है वो 13,000 रुपए के थे, जो बढ़कर कितने हुए? 18,000 रुपए हो गए, यानी कि संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ा, कितने की वृद्धि हुई? तो वृद्धि हमारी हुई 18,000 माइनस 13,000, ये आ गया 5,000 रुपए। यानी कि कितने अमाउंट की वृद्धि हो रही है यहाँ पर? 5,000 रुपए की। तो जब वृद्धि होती है संपत्ति में तो वो हमारा कहाँ चला जाता है? क्रेडिट साइड में। अब देखिए देनदार, देनदार जो है ये भी हमारी संपत्ति होती है। देनदारों से भी हमको क्या होता है? रुपया प्राप्त होता है। तो देनदार हमारी संपत्ति है और देनदारों पर बोला गया है कि 5% की दर से आपको बैड डेट्स रखना है। तो जो 5% की दर से आपको अशोध्य ऋण रखना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? 5% की कमी हो रही है इसका मतलब, तो 4,000 का 5% आप निकाल लीजिए, तो कितना हो रहा है? 200 रुपए। तो बच्चों ये भी 200 रुपए की जो कमी है वो कहाँ चला जाएगा आपका? डेबिट साइड में। तो चलिए अब इन मदों को अब हम अपने पुनः मूल्यांकन खाते में रखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम डेबिट साइड के अमाउंट्स को लिखते हैं। डेबिट साइड में क्या आएगा? सबसे पहले आ जाएगा हमारा टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, क्योंकि हमारे स्टॉक में जो है वो कमी हो रही थी। कितने रुपए की कमी हो रही थी यहाँ पर? 600 रुपए की। अब सेकंड देखिए, सेकंड हमारा फर्नीचर जो है हमारी संपत्ति है, और फर्नीचर में भी यहाँ पर क्या हो रही थी? कमी हो रही थी। तो टू फर्नीचर अकाउंट, ये भी कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पर देखिए हमने वर्किंग नोट में निकाल के रखा हुआ है 210 रुपए की कमी। इसी प्रकार जो हमने चौथा निकाला है देनदार, ये भी हमारी संपत्ति है और इसमें भी यहाँ पर देखिए कमी हो रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू डेटर्स अकाउंट, कितने की कमी हो रही है यहाँ पर बच्चों? यहाँ पर हो रही है 200 रुपए की कमी। तो ये जो तीन मद है हमारे आइटम्स हैं, ये हमारे आ जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में।
अब देखिए क्रेडिट पक्ष में क्या आ रहा है, बिल्डिंग यानी हमारा संपत्ति है ये भी, लेकिन इस संपत्ति में जो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने हजार रुपए की, 5,000 रुपए की। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हमारा बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना, 5,000 रुपीज। कितने की वृद्धि हुई है बच्चों, यहाँ पर हुआ है 5,000 रुपए का वृद्धि। तो बच्चों अब इतने के अलावा जो है प्रश्न में और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, किसी भी दायित्व के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे इसकी टोटलिंग। तो बच्चों यहाँ पर आपका कितना आया, क्रेडिट साइड का जो आपका अमाउंट है इसको टोटल किया, ये आ गया 5,000, यहाँ पर आ गया 5,000। अब हमको क्या निकालना है, इस 5,000 से आप ये तीनों को घटाएंगे। क्या क्या घटाएंगे आप, स्टॉक, फर्नीचर और देनदार। तो यहाँ पर जो भी आपका लाभ आएगा जो कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा टू कैपिटल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ये बढ़ जाएगा, ये जो प्रॉफिट है, ये जो अभी 5,000 से आप घटाओगे 600, 210 रुपए और 200 रुपए को, तो ये घटाने के बाद जो हमारा लाभ आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 3,990 रुपए। तो ये जो 3,990 रुपए है, इस अमाउंट को बच्चों किस में बांटना है, पुराने साझेदारों में, उनके पुराने अनुपात में बांटना है। क्योंकि जो भी अभी संपत्तियों और दायित्वों में जो भी कमी या बेसी होती है, इस पर जो हक है वो पुराने साझेदारों का ही होता है। अगर लाभ होता है तो उनको प्राप्त होता है और हानि होती है तो भी उन्हीं पुराने साझेदारों को वहन करना पड़ता है। तो बच्चों ये जो प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट को हम दोनों साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांटेंगे। तो यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट पे नहीं निकाला है, आप इसे निकाल लेंगे। तो देखिए ए को कितना प्राप्त होगा, इस कैपिटल ए को प्राप्त होगा आपका कितना बटे 4, 3,990 रुपए का। इनका ए एंड बी दो साझेदार थे, आ और ब, इनका पुराना अनुपात दिया हुआ है 2:1। ठीक है बच्चे लोग, तो इसी अनुपात में हम क्या करेंगे, ये 3,990 रुपए को डिवाइड करेंगे। तो 3,990 रुपए इंटू 2/3। तो यहाँ पर आप एक रफ में चाहे तो यहीं पे आप कर लीजिए, 3,990 रुपए गुणित 2/3। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका आ जाएगा 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9 0। तो ये आप यहाँ पर काट लीजिए 3। ठीक, अब आप इसको गुणा करके यहाँ पर लिख दीजिए, ये आ जाएगा आपका 2,660 रुपए। ठीक है बच्चे लोग, यहाँ पर समझ में आया किस प्रकार ये इसका कैपिटल निकला है, जिसे हमने उसके पुराने जो अनुपात है उसमें विभाजित किया है। अब देखिए बी कैपिटल, बी को कितना प्राप्त होगा, बी को भी ये आ जाएगा यहाँ पर 2,660 रुपए। इसी प्रकार बी का हम निकाल लेते हैं, 3,990 रुपए गुणित कितना है उसका अनुपात, 1 है, 1/3। तो बच्चों यहाँ पर फिर वही आप काटोगे, कितना आ जाएगा 1,330। तो इतना ही आप लिख दो क्या, 1,330। तो ये हो गया हमने, आप इसको अलग से वर्किंग नोट पर भी निकाल के रख सकते हो। तो ये हो जाएगा, आपने 3,990 रुपए को कैसे डिवाइड किया है, इनके पुराने अनुपात में डिवाइड कर दिया है, जो है 2:1 में। तो दोनों में ये इस अनुपात में बढ़ गए। तो बच्चों इस प्रकार जो हमारा पुनः मूल्यांकन खाता यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बच्चों, अब हम बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों याद होगा जब हमने साझेदारों का पूंजी खाते का प्रारूप पढ़ा था, तो साझेदारों के पूंजी खाते में क्या होता है। तो साझेदारों का पूंजी खाता जब भी हम बनाते हैं तो हमको दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट साइड में वो अमाउंट्स आते हैं, वो राशि आती है जो कि साझेदारों को प्राप्त होती है, और साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट साइड में वो राशि आती है जो साझेदारों द्वारा दी जाती है। तो बच्चों इसी आधार पर हम बनाएंगे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए मैंने इस प्रकार कॉलम बना लिया है।
डेबिट साइड में पार्टिकुलर्स और ए बी सी तीनों साझेदारों का जो है राशि का कॉलम खींच लिया गया है। क्रेडिट साइड में भी विवरण और ए बी सी के तीनों के जो है राशि की कॉलम खींच ली गई है। अब बच्चों सबसे पहले हम चलते हैं क्रेडिट साइड में। साझेदारों का जो पूंजी था, जो चिट्ठे के अनुसार हमको दिया गया था, वो कितना था, तो उसको हम सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी बोल के लिखेंगे। तो हमारे प्रश्न में आप देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है कि ए की जो पूंजी है वो 17,000 रुपए थी और बी की जो पूंजी है वो 5,500 रुपए थी। तो इसको हमने यहाँ पर बैलेंस बीडी बोलकर यहाँ पर हमने उतार लिया है। उसी प्रकार बच्चों हमारा जो पहला समायोजन का पॉइंट था, जिसमें हमने ये देखा था कि नया साझेदार स जब फर्म में प्रवेश करता है तो वो अपने साथ क्या लाता है, 8,000 की पूंजी लेकर आता है। तो फर्म को क्या प्राप्त होता है, कैश। तो वो कैश किसका है, सी का। तो बाय कैश अकाउंट बोलकर हम सी के कॉलम में उसको लिख देंगे। अब बच्चों हमने पुनः मूल्यांकन खाता बनाया था। पुनः मूल्यांकन खाता बनाने के पश्चात संपत्ति एवं दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करके जो भी हमको प्राप्तियां हुई थी वो हमने पुराने साझेदारों में बांट दी थी। उसको बांटने के पश्चात वहां पर जो लाभ उनको प्राप्त हुआ था वो भी उनके कॉलम में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलकर ए के कॉलम में कितना लिख देंगे, 2,660 रुपए, और बी के कॉलम में आ जाएगा 1,330 रुपए। तो बच्चों इस प्रकार इतना तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अब हम डेबिट साइड में आते हैं। डेबिट साइड में कोई भी आहरण या किसी भी प्रकार का आहरण पर ब्याज ये सब नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो साझेदारों द्वारा, नया साझेदार द्वारा जो ख्याति की राशि लानी थी 9,000 रुपए की, वो राशि यहाँ पर बढ़ती है ए और बी दोनों को। लेकिन वो 9,000 वो लाने में असमर्थ हुआ है। लेकिन चाहे, ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया बच्चों कि अगर नया साझेदार ख्याति की राशि लाने में असमर्थ रहता है तो भी पुराने साझेदारों को ख्याति की राशि दी जाती है। कहाँ से दी जाती है, नया साझेदार जो भी पूंजी की रकम लाता है उस पूंजी में से पुराने साझेदारों को जो है ख्याति की राशि बांट दी जाती है। तो बच्चों इस प्रकार हम यहाँ पर देखिए निकालेंगे कि वो कैश लाया कितना था। नया साझेदार जो सी था वो कैश लाया था अपने साथ 8,000 रुपए का। लेकिन जो प्रीमियम की राशि है, जो गुडविल की राशि है, वो कितनी है, सी की जो गुडविल की राशि है ये तो इसने कैपिटल के रूप में लाया, कैपिटल के रूप में इसने लाया 8,000 रुपए। लेकिन जो 9,000 रुपए इसको लाना था किसके रूप में, गुडविल, गुडविल के रूप में इसको कितना लाना था, गुडविल के प्रीमियम के रूप में इसको लाना था 9,000 रुपए। यानी कि यहाँ पर हम नए साझेदार के पूंजी से केवल 8,000 रुपए ही ले पाएंगे, परंतु फिर भी पूरा का पूरा 9,000 ही जो है इस नए साझेदार में से हमको लेना है, मतलब पुराने साझेदारों को देना है। तो हम इस राशि को ना बांटकर इस राशि को बांटेंगे, कितने को, 9,000, जो कि उसको गुडविल की राशि अपने साथ लानी थी। तो चलिए सबसे पहले ए और बी को इस 9,000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किस अनुपात में करेंगे, उसके पुराने अनुपात में। तो 9,000 का कितना, 2/3 कितना आ जाएगा, ए को प्राप्त हो जाएगा बच्चों 6,000 रुपए, और बी को कितना प्राप्त हो जाएगा, 9,000 का 1/3, तो ये प्राप्त हो जाएगा इसको 3,000 रुपए। तो इस प्रकार ये 6,000 और 3,000 रुपए हमने कहा लिख दिया, सी के कॉलम में। किस किस नाम से, ए को देगा वो 6,000 रुपए और बी को देगा वो 3,000 रुपए। ठीक है, तो जब साझेदारों के पास से राशि जाती है तो वो आता है डेबिट साइड में, इसीलिए सी के कॉलम में हमने लिखा है 6,000 और 3,000 रुपए। क्लियर हो गया ये बात, क्यों, क्योंकि ये दोनों अमाउंट ये क्या कर रहा है, ए को देगा 6,000 रुपए और बी को देगा ये 3,000 रुपए। तो बच्चों यहाँ पर ये क्लियर हो गया, यहाँ पर आप डैश डैश कर देंगे ए और बी के कॉलम में। अब आइए हम यहाँ पर जो क्रेडिट साइड में भी जो है ए और बी को प्राप्ति हो रही है, क्योंकि सी दे रहा है ए को भी और बी को भी। तो यहाँ पर सी के द्वारा प्राप्त कितना हो रहा है, ए को प्राप्त हो रहा है 6,000 रुपए और बी को प्राप्त हो रहा है 3,000 रुपए। तो बच्चों यहाँ तक ये हमारा जो है कंप्लीट हुआ। अब हमको निकालना है बैलेंस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी साइड का टोटल, ए का टोटल कर लेंगे और उसको घटाने के बाद आपका यहाँ पर बैलेंस आएगा ए के कॉलम में 25,660 रुपए और बी के कॉलम में आपका बैलेंस आ रहा है 9,830 रुपए।
अब देखिए यहाँ पर कैश इसने कितना लाया था 8,000 रुपए, लेकिन उसने बांटा कितना 6,000 और 3,000 रुपए, मतलब कितने का डिफरेंस हुआ 1,000 रुपए का। इस 1,000 रुपए को हम सी के नाम से क्या कर देंगे, बाय बैलेंस सीडी। तो यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा आपका कौन से साइड में, आ जाएगा आपके क्रेडिट साइड में। और किस कॉलम में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सी के कॉलम में 1,000 रुपए। तो बच्चों इस प्रकार जो है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो। तो चलिए बच्चों अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बच्चों प्रश्न में जो है पुराना बैलेंस शीट दिया हुआ है और नए साझेदार के फर्म में प्रवेश करने पर जो भी परिवर्तन हुए हैं उसके आधार पर हमको बनाना है यहाँ पर नया बैलेंस शीट। तो बच्चों यहाँ पर मैंने नया बैलेंस शीट बनाया है, आपको भी इसी प्रकार 4 कॉलम खींच लेने हैं, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब देखिए आपके जो बैलेंस शीट था पुराना बैलेंस शीट, उसमें सबसे पहले दिया हुआ था कैश जो थे 7,600 रुपए के। अब नया साझेदार फर्म में जब प्रवेश किया तो वो अपने साथ कैश लेकर आया, कैपिटल के रूप में कितना लेके आया 8,000 रुपए का। तो इस 8,000 को भी हम 7,600 के साथ ऐड कर देंगे, तो अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा यहाँ पर 15,600 रुपए। अब हमारा पुराने चिट्ठे में जो देनदार दिए हुए थे वो थे 4,000 के, जिस पर समायोजन में बोला गया है कि इन देनदारों पर हमको कितना 5% की दर से जो है अप्राप्य ऋण के लिए रखना है। तो बच्चों 4,000 का 5% हमने निकाला था, तो यहाँ पर निकला है 200 रुपए। तो 4,000 से आप 200 रुपए को घटा दोगे तो यहाँ बाहर में आपका आ जाएगा 3,800 रुपए के देनदार। इसी प्रकार स्टॉक में आ जाइए। स्टॉक एवं फर्नीचर दोनों में जो है समायोजन दिए हुए थे कि इसमें 10% की दर से जो है हमको कमी हुई है। तो सबसे पहले हम स्टॉक जो पुराना 6,000 रुपए का स्टॉक था जिसमें 10% की दर से जो कमी हुई थी उसको हमने निकाला 600 रुपए। तो 6,000 से 600 रुपए आप घटाओगे तो बाहर आ जाएगा आपका 5,400 रुपए। उसी प्रकार फर्नीचर भी थे हमारे 2,100 रुपए के, जिसमें से 10% जो है आपको कमी हुई है। तो इस 2,100 रुपए का 10% निकालोगे 210 रुपए निकलेगा और इसको घटाने के बाद आपका बाहर अमाउंट आ जाएगा 18,990 रुपए। तो बच्चों इस प्रकार स्टॉक एवं फर्नीचर भी कंप्लीट हो गया। अब आप पुराने चिट्ठे में जाइए। पुराने चिट्ठे में दिया हुआ है प्लांट जो कि 18,000 रुपए के हैं। इसको हमने डायरेक्ट बाहर लिख दिया क्योंकि इस प्लांट पर कोई भी समायोजन कोई भी परिवर्तन नहीं हुए हैं। ये पहले भी 18,000 के थे और अभी भी 18,000 रुपए के हैं। जो भवन है वो पुराने चिट्ठे में 13,000 रुपए का भवन था, जिसमें कि 5,000 रुपए की वृद्धि हुई है। तो जब 13,000 के भवन में 5,000 रुपए की वृद्धि हुई है तो बाहर यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट 18,000 रुपए। तो बच्चों इस प्रकार पुराने जो चिट्ठे के अनुसार हमने सारा समायोजन किया है एसेट साइड का। अब बच्चों जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे तो उसमें सी के द्वारा भी 1,000 रुपए का जो कैपिटल है वो फर्म में लाना है। तो ये भी एक तरह से फर्म की जो है क्या हो गई है संपत्ति, क्योंकि उसको गुडविल लाना था। कितने का 9,000 रुपए की गुडविल लानी थी, लेकिन वह उस गुडविल को लाने में असमर्थ रहा। लेकिन वो जो अपने साथ पूंजी लाया था, कितने की पूंजी लाया था 8,000 रुपए कैश लाया था। तो बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी नया साझेदार जो है वो गुडविल नहीं ला पाता तो गुडविल की संपूर्ण राशि जो है वो उसके कैपिटल से वसूल की जाती है। चूंकि गुडविल की अमाउंट ज्यादा है और उसके द्वारा लाई गई जो कैश की राशि है वो कम है, इसलिए जितना भी डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को उससे बाद में वसूल किया जाता है। इसीलिए इसे सीज कैपिटल अकाउंट बोलकर यहाँ 1,000 रुपए एसेट साइड में लिख दिया गया है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा एसेट साइड कंप्लीट हुआ। आइए अब हम लायबिलिटीज की ओर चलते हैं। लायबिलिटीज में प्रश्न में दिया हुआ है क्रेडिटर यानी हमारे लेनदार, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, न ये कमे हैं न बढ़े हैं। तो ये बाहर अमाउंट में आ जाएगा 18,000 रुपए। इसी प्रकार बच्चों बिल पेएबल मतलब देय विपत्र, तो देय विपत्र जो है ये भी 10,200 के दिए हुए थे, हम 10,200 के इसमें लिख दिए। अब दिया हुआ है कैपिटल, ये कैपिटल जो है साझेदारों के पूंजी खाता से आया है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमने ये दोनों अमाउंट जो है बैलेंस निकाला था। तो इसीलिए ए और बी दोनों का जो है कैपिटल उसको भी हम यहाँ पर दायित्व में लिख देंगे, क्योंकि ए को प्राप्त होना है कितना 25,660 रुपए और बी को प्राप्त होना है 9,830 रुपए। तो ये दोनों जो कैपिटल की राशि है जो दोनों साझेदारों को प्राप्त होनी है ये भी जो है
फर्म के लिए क्या हो गया, एक दायित्व हो गया। तो इस प्रकार बच्चों दोनों जो है हमारा टोटलिंग या यहाँ पर सेम आ गया है, तो यहाँ पर जो है हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट होता है। तो बच्चों हमने तीनों अकाउंट्स को यहाँ पर अच्छे से बनाया है। आप इसको अपने कॉपी में प्रैक्टिस करके देखिएगा तो आपको ये और आसान हो जाएगा। एक और चीज जो है हमारा यहाँ पर बच गया है, प्रश्न में एक और चीज पूछा गया है बच्चों, वो ये है कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन होता है। तो उस नए लाभालाभ अनुपात को हमको यहाँ पर निकालना है, जबकि उस अनुपात का पूरे प्रश्न में कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे प्रश्न में पूछा गया है तो हम उसको भी निकालते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम अपना लास्ट जो है प्रश्न का जो लास्ट सॉल्यूशन है उसको करते हैं, जिसमें कि हमको ये पूछा गया है कि फर्म का नया लाभ हानि अनुपात निकालिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे दो साझेदार हैं ए और बी, दोनों का जो पुराना अनुपात है वो है 2:1। नया साझेदार जो है सी वो फर्म में प्रवेश करता है कितने के लिए, 1/5 हिस्सा के लिए। चूंकि यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, अगर आपको मेरा पुराना वीडियो याद होगा तो बच्चों ये कौन से केस में आता है, ये फर्स्ट केस में आता है। तो फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं कि माना कि फर्म का लाभ या माना कि लाभ कुल लाभ 1 है, तो कुल लाभ 1 है तो शेष हम निकालेंगे कैसे, 1 माइनस 1/5। तो यहाँ पर जब हम शेष लाभ निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 5 - 1 = 4/5, यानी 4/5 जो है वो हमारा शेष भाग आ गया। अब चलिए हम तीनों का नया लाभ हानि अनुपात निकाल लेते हैं। तो ए का भाग कितना होगा, ए का भाग यहाँ पर होगा या नया हिस्सा बोल सकते हो आप, तो क्या होगा 2/3 गुणित कितना बचा है 4/5, कितना आ गया 4 2 8 5 3 15। इसी प्रकार बी का नया भाग, तो बच्चों बी का नया भाग कितना होगा, ये बी का भाग है, पहला पुराना भाग है 1/3 गुणित नया शेष भाग कितना है 4/5, तो ये हो जाएगा 4 1 4 5 3 15। और सी का कितना था, सी का हिस्सा था 1/5, तो सी का भाग कितना 1/5। अब यहाँ पर देखिए तीनों के नीचे में 15, दोनों में 15 नीचे दिया है, इसमें भी आपको जो डिनोमिनेटर है वो आपको 5 को 15 बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 1 3 5 3 15 हो गया। अब तीनों यहाँ पर बराबर। अब यहाँ पर हमारा जो नया अनुपात है वो कितना निकला, नया अनुपात आपका आ गया A:B:C, यानी कि 8:4:3, 8:4:3। तो बच्चों ये है हमारा नया अनुपात 8:4:3। तो देखा बच्चों किस प्रकार जो है हमारा प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्रश्न में जो जो हमसे पूछा गया था हमने वो तमाम चीजें यहाँ पर बनाई हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर बनाया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हमने बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर हमने बनाया है बैलेंस शीट, और लास्ट में हमने फर्म का जो है नया लाभ हानि अनुपात जो है वो भी यहाँ पर निकाल लिया। तो बच्चों इस प्रकार आप इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसको अपनी कॉपीज में सॉल्व करेंगे, आप खुद से क्वेश्चंस को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से ये जो फंडा है धीरे धीरे ये क्लियर होते जाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही।